बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक मर्तबा फिर ज़िला हाफ़िज़ाबाद के एक और कदीम बस्ती के खंडरात का जायज़ा लेंगे। गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने 1000 साल पुरानी उस बस्ती का जायज़ा लिया था जो यहाँ के हंजरा कबीले ने बसाई थी। आज हम ज़िला हाफ़िज़ाबाद के अंदर उन 32 ऐसे मुकामात जिनकी निशानदही की गई थी महकमा आर्कियोलॉजी की तरफ से कि उनके बस्तियों के आबाद होने के आसार उनमें मौजूद हैं। उनमें से कई जो भीड़ या टीले जिनकी निशानदही आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने की थी, उनमें से कई टीले और भीड़ जो हैं वो अब मौजूद नहीं हैं, उनको प्लेन कर दिया गया है। लेकिन कुछ टीले अभी भी उन पुरानी बस्तियों के आसार के तौर पर मौजूद हैं, जिसमें से मैंने ज़िक्र लास्ट टाइम भी किया था कि असकम नाम का एक टीला था बहुत पुराना। फिर ये मंडियाला मलबाला का मैंने ज़िक्र किया। तो आज एक ऐसे टीले का ज़िक्र करेंगे, एक ऐसे खंडर का ज़िक्र करेंगे कि जिनके आसार मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं और वो किसी एक पुरानी बड़ी बस्ती की निशानदही करते हैं, एक कस्बे की वो निशानदही करते हैं। तो ये तारीख़ के झरोकों में झांकने के लिए जब हम वहाँ पहुँचे तो उस खंडरात का जो टीला है उसके बिल्कुल करीबी एक गांव पड़ता है मेहदी आबाद। तो मेहदी आबाद में जब हम गए तो वहाँ हमारे जो मेज़बान थे वो हमारे एक पुराने साथी और दोस्त आतिफ़ इमदाद तारिफ साहब हैं कि जो कॉलेज साइड के लेक्चरर भी हैं और आजकल वो गुजरांवाला बोर्ड में एक ऑफ़िसर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो उनके भाई आकिफ़ इमदाद तारिफ जो एडवोकेट हैं, तो उन्होंने हमारी मेज़बानी की। उन्हीं के साथ हमने इस सारे भीड़ का जायज़ा लिया, देखा, खंडरात को देखा, तो खोज लगाई बाकायदा। तो तारीख़ के औराक से भी हमने इस भीड़ के मुतल्लिक़ देखा। तो ये तारड़ कबीले की बसाई हुई बस्ती का भीड़ और खंडर है, इसके मुतल्लिक़ आज हम आपको बताएंगे और साथ साथ तारड़ कबीले की जो तारीख़ है उस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। अगर देखा जाए तो जो पंजाब के अंदर बसने वाले मुख्तलिफ़ अहम तरीन हमारे कबाइल हैं, उनमें से तारड़ कबीला भी एक अहम कबीला है। तो ये कबीला नज़रियाती तौर पर दरअसल ये कहा जाता है कि ये जट तारड़ हैं, ये जाट हैं। लेकिन अगर खोज लगाया जाए तो बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक़ भी राजपूत सूरजवंशियों से जा मिलता है, जिनका ताल्लुक़ जो राजस्थान के इलाके बीकानेर से है। तो ये एक तारीख़ का जायज़ा लिए तो बहुत सारे हमारे ऐसे कबाइल हैं जो राजपूत कबाइल हैं, तो वो बीकानेर, जैसलमेर या बटनेर के इलाके से उनकी माइग्रेशन उस ज़माने में हमें नज़र आती है सैकड़ों बरस पहले। तो कहा जाता है कि अमीर तैमूर के अहद में जो तारड़ था वो महमूद गज़नवी के ज़माने में उसके साथ गज़नी चला गया था। फिर उसका एक बेटा वहाँ से उठकर ये गुजरात आया, ये एक रवायत है। लेकिन बहरहाल एक और रवायत के मुताबिक जो तारड़ था बहरहाल वो वहाँ का रहने वाला था और उसकी औलादों में से हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो माइग्रेट करके वो दरिया चनाब के उस इलाके की तरफ जो गुजरात का इलाका है वहाँ जाकर वो आबाद होते हैं। तो उसके औलादों में से हम अगर गौर करें तो हमें ये बात तारीख़ी तौर पर नज़र आती है कि उसकी चौथी नस्ल में से एक बन्नी हुआ है, बन्नी तारड़ उसको कहते हैं। तो उसके कम से कम हम देखते हैं कि 10 बेटे थे जिनकी औलादें फिर मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर फैलती हुई हमें नज़र आती हैं। गुजरात के अंदर तो ये डिस्ट्रिक्ट हाफ़िज़ाबाद में आने से पहले ही ये आबाद थे और फिर ज़िला हाफ़िज़ाबाद में हम देखते हैं कि अमीर तैमूर के ज़माने में ही ये इनकी आमद जो है वो डिस्ट्रिक्ट हाफ़िज़ाबाद के अंदर होना शुरू हो जाती है। तो उमराओ या उमरा नामी जो एक तारड़ पहला जो शख्स था जो ज़िला हाफ़िज़ाबाद में दरिया चनाब के पास आकर आबाद हुआ और इस नाम का गांव आज भी वहाँ हमें मौजूद नज़र आता है, जो उमराव कलां के नाम से है। उमराव खुर्द भी है जो छोटे गांव के निशानदही करता है। तो ये पहला शख्स था जो डिस्ट्रिक्ट हाफ़िज़ाबाद के अंदर हमें यहाँ आता हुआ नज़र आता है। तो इसमें दूसरे भाई भी हैं जो उसके साथ आए। उनमें हम देखते हैं
کہ انرائے بھی تھا، تو انرائے کی اولاد میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی چوتھی پشت میں ایک چھوٹ جو تھا وہ تارڑ وہ پیدا ہوا۔ پھر آگے چھوٹ کی کو تیسری جو نسل ہے جو اس میں سے پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدھایا نام کا ایک بندہ جو پیدا ہوتا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بدھایا یہ دراصل وہی شخص ہے کہ جس نے یہ بھیڑ، جس کے کھنڈرات کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس کے آپ یہ آثار دیکھ بھی رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر، یہ آباد کیا۔ یہ اپنے زمانے کا بہترین ایک آپ کہہ لیں کہ گاؤں تھا یا اس زمانے کا ایک قصبہ تھا، اور بڑا خوشحال تھا قصبہ۔ یہ برباد کیسے ہوا، اس کے بارے میں مختلف طرح کی آراء ہیں اس علاقے کے اندر۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ تباہ ہوا۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آج سے سینکڑوں برس پہلے اس طرح کی جتنی بستیاں بھی بسائی جاتی تھیں وہ کچے کوٹھوں پر مشتمل ہوتی تھیں۔ پختہ اینٹوں کا اس میں استعمال بہت کم ہوتا تھا، ہوتا ضرور تھا لیکن بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ تو اس لحاظ سے کہیں زیادہ بارشیں ہو جائیں، کہیں دریا کی طغیانی ہو جائے تو یہ بستیاں جلدی تباہ و برباد ہو جاتی تھیں۔ لیکن عمومی طور پر کیا رواج تھا کہ اس سے گری ہوئی بستی کے اوپر ہی دوبارہ آبادی بن جاتی تھی۔ تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، ہمیں یہ قیاس کرنا چاہیے کہ یہ دریائے چناب کے چونکہ قریب تھا یہ گاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ طغیانی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے یہ گاؤں تباہ ہوا ہو۔ لیکن ایک دفعہ تباہ ہونے کے بعد پھر اونچائی کے اوپر اس کی آبادی بنتی چلی گئی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ وہ ری بلڈ ہوا ہو۔ تو اگر آپ وہ لوگ جو دریا کے علاقوں کے اندر رہنے والے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ آپ دریائی علاقے کے اندر جو آبادیاں اور بستیاں یعنی کہ چھوٹے گاؤں جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اونچائی پر ہوتے ہیں، ان کے ٹیلے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بستی بسائی ہوتی ہے لوگوں نے۔ تو کیوں؟ تاکہ دریا کے سیلاب سے ان کو محفوظ کیا جا سکے۔ تو یہ ایک تہذیب اور تمدن کا ایک لازمی عنصر تھا کہ اونچائی اور ٹیلوں پر بستیاں دریا کے کناروں پر آباد ہوتی چلی گئی ہیں۔ تو بدھایا یا بدھایا یہ اس نے یہ شہر، یہ قصبہ یا یہ ایک گاؤں بستی آباد کی تھی۔ تو روایتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ مغلوں کے عہد میں ہی لیٹر مغل پیریڈ میں یا اس سے قدرے پہلے، ایک تو یہ روایت کہ شاید وہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے یہ بستی تباہ و برباد ہوئی، اور دوسری روایت کیا ہے؟ دوسری روایت یہ ہے کہ لیٹر مغل پیریڈ میں کہ جب مختلف طرح کی طوائف الملوکی کا عروج ہوا پنجاب کے اندر تو قبائل کی جنگیں آپس میں ہوئیں، تو ان قبائلی جنگوں کے نتیجے میں بھی یہ بستی جو ہے وہ تباہ اور برباد جو ہے ہونے کے امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو بہرحال کہ اس بستی کے اندر جب ہم گئے تو آپ دور سڑک سے ہی آپ ارد گرد کا نظارہ تو بڑا شاندار ہے کہ لہلہاتی فصلیں ہیں ارد گرد، اس کے بیچوں بیچ یہ آپ کو ایک بہت بلند ٹیلہ نظر آتا ہے، اور اس کے اوپر آپ چڑھتے جائیں تو لگتا ہے کہ آپ ایک بلندی پر آگے ہیں، اور چاروں طرف سے آپ کو سرسبز و شاداب ہریالی فصلیں لہراتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں۔ اس کے اگر آپ تھوڑی بہت کھدائی کرتے جائیں تو بیبریاں آپ کو نظر آئیں گی، پرانے مٹی کے برتنوں کے کچھ آثار آپ کو نظر آئیں گے۔ تو وہاں کے باسی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہاں تیز بارشیں ہوتی رہیں ماضی کے اندر یا اب بھی ہوتی ہیں تو نیچے سے اس کی مٹی کے برتنوں کی جو بیبریاں ہیں وہ ان کو ملتی رہتی ہیں، جو اس کی قدامت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تو یہ اس کا کچھ مضافات کا حصہ اگرچہ فصلوں کا دیہاتوں کھیتوں کا حصہ بنا دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ بھیڑ ایک وسیع و عریض رقبے کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ تو عاطف تارڑ صاحب ہمارے میزبان وہ ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی چونکہ ہسٹری کے طالب علم رہے ہیں، تو ہم نے مل کر اس بھیڑ کا پورا جائزہ لیا، ارد گرد اس کے حالات کو دیکھا، تو یہ بات پوری طور پر مسلمان ہمیں نظر آئی کہ یہ بھیڑ کم از کم 500 سے 600 سال پرانا ہمیں نظر آتا ہے۔ بھیڑ بعد میں بنا ہوگا لیکن اس بستی کے وجود جو ہے وہ بہرحال 5 سے 6 صدیاں پہلے کا ہمیں نظر آتا ہے۔
जहाँ तक तारड़ कबाइल के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू मैं मज़ीद करना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद के अंदर ये दूसरे नंबर पर तादाद के लिहाज से ये अगर आप रकबे के मलकियत के एतबार से आते हैं तो तारड़ जो हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद के कबाइल की निस्बत से अगर देखा जाए तो इनमें कदर तालीम पहले आती है और इसी वजह से इनके अंदर तालीम जल्दी आने की वजह से सियासी शऊर भी पहले आता है। अता मोहम्मद तारड़ ये कहीं पहले, बहुत पहले की बात कि जब दूसरे कबाइल के लोग अभी सियासत में इतने आगे नहीं थे, लेकिन वो एक नामवर शख्सियत के तौर पर वो उभरते हैं, हमें नज़र आते हैं कि अंग्रेज़ दौर के अंदर वो मुख्तलिफ़ आला ओहदों पर यानी कि सियासी ओहदे जो होते थे वो उनके पास मौजूद थे। तो वो अब लेजिस्लेटिव असम्बली के वो मेंबर भी रहे हैं बहरहाल, तो बहरहाल के लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो मेंबर भी रहे हैं। तो बहरहाल के और भी जो लोग हैं अगर आज के ज़माने का ज़िक्र किया जाए तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ जिनका ताल्लुक़ ज़िला हाफिज़ाबाद से बेशक नहीं है, वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, जुकालियाँ। तो जुकालियाँ बल्कि इलाका वही था कि जिसका आप कह लें कि तारड़ों की आबादकारी का आगाज़ हुआ था, वहीं से उन इलाकों से फिर तारड़ फैले और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर आबाद हुए। तो अब तारड़ हाफिज़ाबाद, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, शाहपुर और कहीं और इलाकों के अंदर जैसे बिहाड़ी वगैरह जाकर ये पार्टीशन से पहले जाकर आबाद हुए। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे ये कबीला फैला हुआ है। तो हम देखते हैं कि ज़्यादा तालीम होने की वजह से ये इस कबीले के अंदर बहुत सारी ऐसी शख्सियात पैदा हुई जो आला ओहदों सियासी आला इंतज़ामी ओहदों पर फाइज रही हैं या अब भी फाइज हैं। तो बनी के तारड़ चूँकि एक ऐसा कस्बा था जो इनका मरकज़ भी था, तो वहाँ हम कोलो तारड़ भी मरकज़ है, बनी के तारड़ मरकज़ है, रसूलपुर तारड़ मरकज़ है इनका। तो साथ साथ मज़ाफ़ात में इनके अगर दरिया के साथ साथ और दूसरे इलाकों के अंदर देखा जाए तो 47 गाँव हैं जो तारड़ों की मलकियत हैं, शहरों के अंदर भी ये आबाद हैं। तो बनी के तारड़ में जो स्कूल है ये बड़ा पुराना स्कूल है और उस स्कूल के वजह से और कई काबिल और आप कह लें कि डिवोटेड असातिज़ा की वजह से हम देखते हैं कि माजी से ही वहाँ तालीम का रिवाज हुआ और वो तालिबों ने वहाँ अपने बच्चों को भी तालीम दिलवाई और उनको आगे ले जाने में खासी मेहनत की। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि ये कबीला अगरचे हर कबीले की कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव खसूसियात भी होती हैं, तो हमें बहरहाल हमें उन्हीं बातों का तज़किरा करना है कि जो मुस्बत होती हैं। तो मुस्बत पहलू क्या है कि इनके अंदर तालीम ज़्यादा है, इनके अंदर शऊर ज़्यादा है। ये कंपैरेटिवली डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद के दूसरे कबाइल के ज़्यादा डेवलप्ड हैं, यानी कि ज़्यादा बेहतर सोच इस तरह से है कि खेती बाड़ी भी जदीद तरीके से करने के ये ज़्यादा कायल हैं। तो बहरहाल नेगेटिव भी जुराइम पेशा लोग भी हर कबीले में होते हैं, इनमें भी होंगे। तो मजमूई तौर पर बहरहाल तारड़ कबीला डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद में एक अहम सियासी और समाजी मुकाम का हामिल कबीला समझा जाता है। बहुत शुक्रिया।